नमस्कार, मेरे चैनल नॉट आउट से दोस्ती पर आपका पुनः स्वागत है। आज मैं अपने मित्र नीरज चंद्रा जी से बात करने जा रहा हूँ। हालांकि मैं और नीरज चंद्रा जी दोनों बीजेपी के ही वोटर हैं, परंतु हमारे विचारों में काफी अंतर है। नीरज चंद्रा जी एक तरह से नेशनलिस्ट खुद को मानते हैं और मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व की तो मैं बात ही नहीं करता, सॉफ्ट नेशनलिज्म की बात करता हूँ। तो नीरज चंद्रा जी का स्वागत है। नीरज जी, आपका स्वागत है। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ और जो भी सुनने वाले हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। मुझे आपने यह मौका बहुत अच्छा लगा। तो नीरज, क्या कहना है? मैंने जो कहा कि आप खुद को नेशनलिस्ट मानते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? विनय, ये नेशनलिस्ट की परिभाषा अगर देखी जाए तो हर आदमी के लिए अलग अलग। हाँ। कुछ लोगों के लिए ये है कि मैं अगर देश के लिए कुछ नहीं भी कर रहा हूँ और नुकसान नहीं कर रहा हूँ तो भी मैं राष्ट्रीय धर्म का पालन कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि आप कुछ भी ना करें, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों का सपोर्ट ना करें जो कि अभी देश के हित में बात ना करते हो, देश के हित में काम ना करते हो। अब मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे हमारे यहाँ भी आपने सुना होगा एक नया गठबंधन बना है जिसका कि नाम उन्होंने INDIA रख दिया। तो मेरी निगाह में ये देश का एक बहुत बड़ा अपमान है। आपने नाम अपने दल का नाम रख लिया कि आपको क्या लगा कि उस नाम रखने से आपको कुछ फायदा हो जाएगा, जिसकी आपको नुकसान ही होने हो सकता है। और एक बात बताओ, यही पे एक छोटी सी बात मैं कहूँ, उनके नाम में मुझे तो थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी लगती है। मुझे तो लगता है कि उनका नाम जो है थोड़ा सा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मेरे हिसाब से तो बेहतर नाम होता इंडियन नेशनल इंक्लूसिव डेवलपमेंट अलायंस। वो ज्यादा बेहतर नाम होता, जो ग्रामेटिकली सही भी लगता। परंतु चलिए, कोई बात नहीं। आपका कहना सही है। उसके में उन्होंने इंडिया नाम को भुलाने के लिए और जनता के दिल में सहानुभूति के लिए उन्होंने INDIA कर लिया। तो मेरे कहने का यही कि जैसे अगर हम देखें जो गठबंधन है उसमें अगर हर आदमी का रिकॉर्ड देखें तो कहीं न कहीं उन लोग कहीं किसी भी चीज में लैग तो कर ही रहे हैं। भाई पैसा बनाना, चार हो या फिर अपना एजेंडा चलाने वाली बात हो। ममता बंगाल में ममता सरकार भी वही करती है। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि वो किस तरह से दमनकारी आगे बढ़ाती है। तो नेशनलिस्ट का तो मेरे हिसाब से बीजेपी को मैं इसलिए नेशनलिस्ट मानता हूँ कि अभी तक इन्होंने जो भी किया है, थोड़ा बहुत भी किया हो, चाहे जिसकी नजर में जो भी किया हो, लेकिन देश के विकास के लिए कुछ काम तो हुए। जैसे हमारा रक्षा थोड़ा मजबूत हो गया, रक्षा सौदे भी जो रक्षा वाले जो है वो अच्छे हुए। अब उन्होंने घपला किया नहीं किया, दैट इज अनदर टॉपिक। वो जबकि कोर्ट ने उसको माफ कर दिया है तो क्लीन चिट दे दी। और दूसरी चीज है, हम विकास की बात करें तो सड़कें बनना, हाईवेज बनना, बड़े बड़े रास्तों को कनेक्ट करना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए अच्छे सुविधाओं वाले हाईवे, प्लस रेलवे की भी बात करें तो रेलवे भी अच्छा बन गया। बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं कि नोटबंदी करके हमारा लोगों ने क्या फायदा हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो मैं सुनता हूँ, जो पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अगर आज हालत कुछ खराब है शायद नोटबंदी की वजह से भी, क्योंकि ऐसा विचार बहुत लोगों का है कि पाकिस्तान की ये हालत जो है नोटबंदी की वजह से है। मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि शायद भारत की जो आप GDP बढ़ी हुई देख रहे हैं, उसके पीछे नोटबंदी का बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? ऐसा है कि 2017 के पहले जो है आपकी अनअकाउंटेड इकोनॉमी बहुत बड़ी थी, जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते थे। वो अनअकाउंटेड इकोनॉमी बहुत बड़ी थी और आप जब GDP कैलकुलेशन में उनके बारे में केवल अंदाजा लगा सकते थे और आप क्लियर कोई पिक्चर आपके सामने होती नहीं थी। जो थोड़ी बहुत पिक्चर होती थी वो सरकारी डिपार्टमेंट से जो भी छन के पिक्चर आती थी, वही पिक्चर आपके पास होती थी।
अब चूंकि नोटबंदी के बाद सबकी अकाउंटिंग हो रही है, क्योंकि सबको बैंक खातों का, जीएसटी में सबका इंक्लूजन, ये इन सभी चीजों के कारण अब इकोनॉमी में लोगों की भागीदारी साफ साफ दिख रही है। इसके कारण ही भारत की जीडीपी, जो कि 2014 में $2 ट्रिलियन के आसपास मानी गई, आज की तारीख में आपको $3.75 ट्रिलियन के आसपास दिख रही है। इसमें 2017 की नोटबंदी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब एक जो काउंट नहीं हो रहे, अनकाउंटेड आर नाउ बीइंग काउंटेड। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही है। और देखिए, हम अभी इस समय अर्थव्यवस्था के मामले में भी आगे बढ़ गए हैं थोड़ा सा, और हमारी डिजिटल पेमेंट भी बहुत ज्यादा हो गई है। इस समय इंडिया के दूसरे या तीसरे नंबर पे है, या शायद पहले में भी हो सकती है, अभी करंट डाटा मुझे याद नहीं है। और तीसरी चीज तो ये आप भी मानिएगा, ये मान लीजिए कि हम ये मान लें कि इन्होंने कुछ नहीं, इनकी वजह से नोटबंदी से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर नोटबंदी से हमें कोई बहुत बड़ा फायदा ना भी हो। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो कम से कम बड़े ट्रांजेक्शन जो पहले चोरी छुपे हो जाया करते थे, वो कुछ कम हो गए। दूसरी चीज, आप अगर आप जैसे आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं, अगर मैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म में करना चाहूँ, एक शब्द, तो जो मैं कह रहा था ये, जैसे आपने पूछा कि भाई आपकी नजर में नेशनलिस्ट या फिर आपको ये आ रही है आवाज? हाँ हाँ। आपको ये नेशनलिस्ट क्यों लगते हैं? मैं कुछ चीजें देखता हूँ, छोटी मोटी चीजें अगर मैं ध्यान दूं तो बहुत, जैसे इनका शासन आया है, हमारे यहाँ कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। नहीं तो पहले जैसे कि ट्रेनों में कहीं हर जगह लिखा होता था कि कोई अनावश्यक सामान न छुएं, किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाएं। तो वो भी हमारे, हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो राज्य सुरक्षा भी मिली है। तो इन सब चीजें मानता हूँ, कम से कम अभी जितनी पार्टियां हमारे सामने हमारे पटल पे मौजूद है, उसके लिहाज से ये कम से कम उनसे ज्यादा, मतलब अंधों में काना राजा अगर आप कहना चाहते हैं तो आप वो कह सकते हैं। ये तो मैं भी मानता हूँ कि उनसे ज्यादा ये कम से कम कार्य करने में सक्षम हुए और कर भी रहे। ये तो मैं मानता हूँ। यही मैं जवाब आपको दे सकता। नहीं, अच्छा, मेरा एक्चुअली इसमें ये है, देखिए मेरा सिद्धांत बहुत क्लियर है। मैं बीजेपी को वोट इसलिए देता हूँ, मेरा बीजेपी को वोट देने के पीछे मात्र एक कारण है, वो है मोदी जी का 2014 के चुनाव में दिया हुआ एक नारा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है नागरिक के लाइफ में कम से कम हो। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन केवल वहीं हो जहां पे बहुत आवश्यक हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई अधिकारी बैठा है, उसको लगा कि यहाँ पे सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, या कोई नेता है उसको लगता है कि यहाँ पर सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, सिर्फ इसलिए आप इंटरवीन करने लगे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा, या कोई प्रेशर ग्रुप है वो कहती है कि इसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। जैसे अभी जैसे एक इशू में उठाता हूँ, यूसीसी का मामला है। मेरा ये मामला है कि पर्सनल लाइफ, लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसमें सरकार को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। और जब मैं पर्सनल कह रहा हूँ तो पर्सनल और कम्युनिटी दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें सरकार का इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो बाकी के देशों में यूसीसी है, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया भी था कि जिन भी देशों में यूसीसी है, आप देखिए, या तो वो मुस्लिम देश है या वो क्रिश्चियन देश है। मुस्लिम देशों में वो कहते हैं कि मुस्लिम तरीका सबसे बेहतर तरीका है, और क्रिश्चियन देशों में वो कहते हैं कि क्रिश्चियन तरीका सबसे बेहतर तरीका है। भारत में जो सबको अपने अपने पर्सनल लॉज मानने की छूट है, ये शायद ज्यादातर मुस्लिम और क्रिश्चियन देशों से ज्यादा प्रोग्रेसिव सिद्धांत। तो अगर आप वैसे देखें तो भारत उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है इस मामले में, और ये सिर्फ और सिर्फ इस कारण हो पा रहा है कि हमारा धर्म इस चीज को अलाउ करता है। हमारा धर्म सबको अपना धर्म मानने की, अपनी पूजा पद्धति मानने को अलाउ करता है, अपने पर्सनल सिस्टम को अपने पर्सनल हिसाब से चलने को अलाउ करता है।
इसके लिए मैंने अभी यूसीसी पे भी एक वीडियो बनाया था। और हमारे खुद के देश में एक जैसा कानून उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह का पर्सनल लॉ हमेशा अलग रहा। ये तो नेहरू जी ने जो है हिंदू कोड बिल ला के पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक जैसे कानून से बांध दिया। हालांकि अभी भी 90% केसेस में अगर लिटिगेशन नहीं होता है तो जो सिस्टम चल रहा है वो वही पुराना हिंदू सिस्टम चल रहा है। जैसे लड़कियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार है, कानूनी तौर पे है। अगर आप देखेंगे तो 90% घरों में लड़कियां कोई भी संपत्ति में हिस्सा लेने नहीं आती। यानी पर्सनल लॉ कानून नहीं बना सकते आप। पर्सनल लॉ लोग वही फॉलो करेंगे जो उनको फॉलो करना है। जब तक वो लिटिगेशन नहीं करेंगे तब तक सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि सरकार को उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। हाँ, और यदि किसी कम्युनिटी में कोई सुधार की आवश्यकता है तो उस कम्युनिटी के भीतर से आवाज आनी चाहिए, या इंटेलेक्चुअल जो है उनको उस कम्युनिटी में उस सुधार के लिए मांग करनी चाहिए। अगर वो नहीं करना चाहते वो उनकी मर्जी है। अगर वो सुधार को नहीं करना चाहते तो वो उनकी मर्जी है। जैसे मुस्लिम्स में लड़कियों को संपत्ति में बराबरी का हिस्सा नहीं है, तो इससे हिंदुओं को क्या मतलब कि मुस्लिम लड़कियों को संपत्ति में बराबरी का हिस्सा नहीं है। वो उनकी उनकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, वो जाने, हमसे क्या मतलब है? या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, या पर्दा प्रथा है, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, तो वो उनकी लड़कियों का मामला है, वो उनकी कम्युनिटी का मामला है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। ये मेरा मानना। आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मैं इसका जवाब आपको सही में दे दूं हाँ तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल आपको लगेगा। हाँ हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें मुझे कुछ भी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एकदम क्लियर बात, ये चीज मैं एकदम शुरू में क्लियर कर दूं। मैं किसी भी वाद के लिए लड़ाई कभी नहीं करता। मेरे लिए चाहे वो इवन सत्यवाद हो, सत्य बोलने का भी यदि कोई वादी होगा तो मैं उसके पक्ष में खड़ा नहीं होऊंगा। मेरा सिद्धांत सिर्फ इतना है कि हर विषय पर विमर्श होना चाहिए। जैसे मैं मानता हूं कि हर समय सत्य भी काम नहीं आता। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हर समय सत्य भी काम नहीं आता, कभी कभी अर्ध सत्य भी बोलने पड़ते हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि विमर्श तो हर विषय पर होना चाहिए, और बुरा तो किसी को मानना ही नहीं चाहिए। हाँ, बताइए। आपने बहुत अच्छी बात कही। चलिए, मैं आपने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिया तो मोहिनी का नाम लेके एक चीज आपको बता देता हूँ। आपको पता है, ये लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन इसको पूरी तरह से क्या कहा गया है वो नहीं बताते। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म तथैव धर्म हिंसा। उसके बाद में भी है कि इसका कि ये मतलब निकलता है कि अहिंसा तो परम धर्म है हमारा। एक बात आपको कहूं, ये गलत फहमी राइट विंगर्स द्वारा फैलाई गई है कि पूरा जो श्लोक है वो अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च, इस तरह का कोई श्लोक महाभारत में नहीं है। अब पता नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं महाभारत या गीता हाँ, मैंने नहीं पढ़ी। तो आप कहती है, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, दूसरी लाइन हटा देता हूँ। अहिंसा परमो आप भी मान रहे हो, मानते हो? हाँ हाँ। ठीक। तो ये बताइए कि हम, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा एक पर्सनल व्यू है कि आप अपनी लड़की को राइट नहीं देते, आप अपने लड़के को क्या करते हैं, हमारा हमसे क्या लेना देना है, बहुत बढ़िया बात है भाई, आपकी संपत्ति है, आप चाहे लड़की को दे दीजिए या दान कर दीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। कहाँ शुरू होती है हमारी प्रॉब्लम? शुरू होती है जब आपके पर्सनल व्यूज और आपके पर्सनल आइडियाज समाज के दूसरे वर्गों को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। आप कहेंगे कि भैया हमारे यहाँ 4 शादियां अलाउ हैं, हम तो 4 शादी करेंगे, 18 बच्चे भी करेंगे। आपके बच्चे इस पे एक छोटा सा बात आपको बता दूं, क्योंकि इस आर्गुमेंट को अगर आप आगे ले जाएं तो उसके पहले मैं एक छोटी सी बात कह दूं। हिंदू धर्म में भी एक से ज्यादा शादियों पे कोई रोक नहीं है। धर्म में, हिंदू धर्म के जितने भी न्याय सिद्धांत हैं, आप चाहे मनुस्मृति ले लें, नारद स्मृति ले लें, या कोई भी स्मृति ले लें, जितने भी न्याय सिद्धांत हैं, एक मिनट, उनमें किसी में भी एक से ज्यादा शादी पे कोई रोक नहीं है। नंबर 1 बात।
नंबर दो बात, जो भी आपके यहाँ हिंदू कोड बिल एक से ज्यादा शादी पे रोक लगाता है, वो क्रिश्चियन कानून है। एक से ज्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, ये क्रिश्चियन कानून है। और चूंकि नेहरू जी मानते थे कि यूरोप जो है हमसे ज्यादा सभ्य है, इसलिए वो उसको कॉपी करके हिंदुओं के ऊपर उन्होंने थोप दिया उसको। नंबर एक बात। नंबर दो बात, यदि मुसलमानों में कितने परसेंट कपल्स जो है वो मोर देन वन मैरिज वाली मैरिज में है, 1.93%। और हिंदुओं में, हालांकि उनका हिंदुओं में यह इलीगल है, लेकिन 1.3% हिंदू कपल्स भी जो है वो मोर देन वन मैरिज वाले सिचुएशन में है। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ हाँ, तो ठीक मैं है, जो आप अपनी बता बात रहा था, कंप्लीट करिए। हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि मुसलमानों के 1.9% जो है वो एक से ज्यादा शादियों में रह रहे हैं, और हिंदुओं के 1.3% एक से ज्यादा शादियों में रह रहे हैं। मुसलमानों में ये चूंकि लीगल है, इसलिए दूसरी शादी तीसरी शादी के बच्चे भी लीगल अधिकारों के अधिकार उनको मिलते हैं। हिंदुओं में चूंकि ये इलीगल है, इसलिए दूसरी शादी और तीसरी शादी के बच्चों को जो उनके लीगल अधिकार हैं वो नहीं मिल पाते। तो और हिंदुओं में भी यह चीज कभी भी रोक नहीं रही। नेहरू जी ने जो लगा दी हिंदू कोड बिल के थ्रू, बस एक वही इशू है। तो हिंदुओं में भी कभी एक से ज्यादा शादी पर रोक नहीं रही, ये मैं आपको कह रहा हो हूँ। गया। हम्म। तो पहली चीज तो ये है भैया कि आज की डेट में आप कोई हिंदू ताल ठोक के सीना ठोक के दूसरी शादी तो कर नहीं सकता। 1.3% अभी भी कर रहे हैं। तो वो जो कभी कर रहे होंगे उनका डेटा अभी तो मेरे सामने नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर वो कर रहे हैं तो समाज से, दुनिया से, परिवार से छिपा के ही कर। सीधी ठीक है। बात है, इलीगल है तो छुपा के ही करना पड़ेगा। हाँ, तो जो चीज डेटा सामने नहीं है उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम हम्म। जो मुसलमानों की 4 शादी का भी जिक्र मैंने इसलिए किया हम्म। क्योंकि आपका आपने कहा ना कि ये कोई क्या करता है उससे हमें क्या लेना देना है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आप धरती की बात करो, हमारे पास संसाधनों की बड़ी कमी है। हम ऑलरेडी अपने सारे संसाधन यूज कर रहे हैं और यूज कर चुके हैं। कई जगह तो संसाधन खत्म हो गए हैं। आपने शायद देखा होगा बेंगलोर वगैरह बड़ी सिटीज जो है वो जीरो वाटर लेवल हो गई हैं। अगर हम एक घर में 8-8, 9-9, 18, 16-16 बच्चे पैदा करेंगे तो ये देश के ऊपर ही असर पड़ेगा, हमारे आप के ऊपर कम पड़ रहा है अभी। कल को हमारे बच्चे भोगेंगे। हमने तो अपनी जिंदगी मान लीजिए काट ली है, लेकिन कल को हमारे बच्चे या उनके आने वाली पीढ़ी, उनको पता चलेगा कि शायद पानी ही कहीं नहीं है। तो हमें फर्क पड़ता है इसलिए है कि आपकी हरकतें अगर समाज और देश को नुकसान पहुंचा रही हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, बाकी आप क्या कर रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तीसरी चीज है, आपने कहा कि कोई क्या कर रहा है, पर्सनल कानून क्या है, उससे आगे सरकार को नहीं बोलना चाहिए। तो ठीक है, पर्सनल कानून क्या है, सरकार को नहीं बोलना चाहिए। यूसीसी पे आपका प्रॉब्लम यह है कि आप कहते हो कि यूनिफॉर्म जो ये सिविल कोड है इसमें हमको सरकार बाध्य कर रही है। सरकार को बाध्य इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो संसाधनों की कमी पड़ रही है। दूसरी चीज, आप हर बात को अपने धर्म से जोड़ के उसको बहाना बना लेते हो। आप कहते हो जी मेरे धर्म में तो ये है नहीं, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, मैं तिरंगे पे खड़ा नहीं होऊंगा, मैं जनगण मन पे खड़ा नहीं होऊंगा, तो मेरे लिए देश का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मेरे लिए धर्म का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब बातें आपकी यहाँ सुनने के लिए हम थोड़ी बैठे हैं। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई देश के लिए करना है तो उसके लिए जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो सिस्टम में है, आप कानून की बात कर रहे हो तो कानून है ये। आप किसी की तिरंगे झंडे का अपमान करके मुझे एक बार दिखा दीजिए, जनगण मन का अपमान करके दिखा दीजिए। आप किसी स्कूल में पहुंच जाइए, जनगण मन पे जो बच्चा खड़ा नहीं होता, जो प्रॉपरली सिस्टम जो लागू किया गया, हम लोग तो बचपन में जब जाते थे, हमने, मुझे अभी भी याद है, असेंबली एक दिन शुरू हो गई थी और जनगण मन चल रहा था, मैं बीच में घुस गया और मैं चलता हुआ वहां तक गया, मुझे 3 पीरियड खड़े रहने की सजा मिल गई थी। तो अगर आप ये सब चीजें भी नहीं मान रहे हैं, दूसरी चीज, अब मैं दूसरे लेवल पे आऊंगा, आप समाज को क्षति कैसे पहुंचाते हो? कोई आपके एरिया से या रथ यात्रा निकालता है, जुलूस निकालता है, अपनी धार्मिक भावनाएं वो करता है, आपके छतों पे आप पत्थर मिल जाते हैं।
आप नूह की आप घटना की बात कर रहे हो? मैं नूह के अलावा उसके पहले की घटना की बात कर रहा हूँ। नूह तो लेटेस्ट है, दिल्ली में हो चुका, हाँ। राजस्थान में हो चुका, ये सब हो चुके की बात कर रहा हूँ हम्म। कि कहीं से भी रथ यात्रा निकलती है। वो तो नूह वाली घटना तो कुछ और थी, वो तो प्लान्ड है, वो तो साइबर क्राइम की का गढ़ है, और साइबर थाने को जलाने के साथ साथ ये भी काम हो गया, गेहूं के साथ घुन पिस गया। मैं और जगह की बात कर रहा हूं जहां इंटेंशनली हिंदुओं की रामनवमी, धर्म यात्रा या कोई भी जुलूस, हनुमान जयंती, उस पे आप पत्थर फेंकते हो। आपके छतों पे पेट्रोल बम मिल जाता है, आपकी छतों पे पत्थर मिल जाते हैं। हिंदू की छतों पे पत्थर और पेट्रोल बम क्यों नहीं मिलते? हाँ, ये मैं मतलब आपकी इस बात से सहमत हूँ। अगर हम सहनशील हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई आदमी हमारा बिल्कुल फायदा ही उठा रहा है। तो इसके लिए सरकार को कानून बनाने पड़ेंगे भाई। नहीं तो ये इसका यूसीसी से कोई मतलब नहीं, ये तो क्रिमिनल नहीं तो कानून के तहत आता है, और ये तो सबके लिए एक है ही। सर, अगर क्रिमिनल सरकार इसको कानून के तहत आप सही कह रहे हो, लेकिन आप ये हम्म बताओ ना, यूसीसी आने के बाद में हम्म जब हर चीज एक तरह हो जाएगी, ये शिकंजा कसने वाली बात है। अभी हमने एक कानून किया, फिर हम धीरे धीरे दूसरा भी करेंगे। आप हम्म कहते हो शरीयत लागू कर दें, शरिया लागू करवा लीजिए। मैं एक बार सुधांशु त्रिपाठी का एक डिबेट देख रहा था, ऐसे ही वो ऐसे ही वो लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने 3-4 पैनलिस्ट भी थे, तो उन्होंने एक डिबेट किया। डिबेट चल रहा था किसी चैनल पे, तो उन्होंने, सुधांशु त्रिपाठी ने कहा कि ठीक है, आप शरिया ही लागू करवा लो, फिर शरिया के हिसाब से चलो ना। रेप की सजा पत्थर मार के मार डालना है, चोरी की सजा हाथ काटना है, औरत को छेड़ने की सजा आंखें निकाल लेना है। फिर उसी हिसाब से चलो। जब वहां पे आओगे तो आप कहोगे नहीं जी, इसकी गलती नहीं थी, नहीं, और बाकी के लिए आपको शरिया चाहिए। वहां पे प्रॉब्लम दूसरी आ जाती है। देखिए, जब क्रिमिनल कानूनों की बात होती है तो उन केसेस में इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो घर के बाहर की चीज है, और उसमें हिंदू मुस्लिम भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी में हो सकता है कि किसी एक एक्टिविटी में हिंदू और मुस्लिम दोनों इन्वॉल्व, तो आप तो दो सर, लोगों के हिंदुओं ऊपर को यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है कि हिंदुओं को यहाँ पे स्पेयर किया जाएगा? नहीं, तो दोनों लोगों को आप शरिया से नहीं कर सकते ना, मेरा ये कहना नहीं है। फिर, हाँ। नहीं नहीं, जो उनका तो ये कहना है कि भाई हम तो शरिया से करेंगे, इसको इस्लामिक कंट्री की तरह जैसे चलाए, तो हिंदू को भी हम वैसे ही मारेंगे जैसे मुसलमान को मारेंगे। नहीं, ये तो रेप फिर तो हम सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, हाँ रेप तो हम इस बात के लिए जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि वो हिंदू आदमी था। हाँ। वो लड़का हिंदू था, या मुलायम सिंह की तरह की लड़के हैं, गलती हो जाती है, हम अरे रेप को मुलायम सिंह जस्टिफाई तो इसलिए नहीं कर सकते ना। हम्म। आज आप कहते हो कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, हम्म मैं मान लिया कि लव जिहाद कुछ नहीं होता। आखिर हम्म। आप ही की तरफ से सूटकेसों में लाशें क्यों मिलती हैं? आप ही की तरफ से फ्रिज में लाशें क्यों मिलती हैं? नहीं, किसी ऐसा नहीं हिंदू है। लड़के को हिंदू लड़का मार के छोड़ देगा? किसी हिंदू लड़के को आपने देखा कि काट काट के उसका टुकड़ा टुकड़ा ऐसा करके नहीं उसने है। फ्रिज में या सूटकेस में रख दिया हो? ऐसा नहीं है, हुआ है, और अक्सर होता रहता है। हाँ। इशू ये है कि सोशल मीडिया पे कितना आता है, वो एक अलग इशू है। होता ये नहीं अक्सर रहता है। हाँ। तो कुछ ऐसा केसेस है तो ना, हैं। ऐसा है कि क्राइम ऑफ पैशन जो है, क्राइम ऑफ पैशन हम्म। का धर्म से कोई संबंध नहीं। क्राइम ऑफ पैशन एकदम अलग तरह की चीज है। हाँ? देखिए, यहाँ पे हमारा आपका डिफरेंस है, क्योंकि धार्मिक मैं ये मान कारणों के से चल रहा हूँ कि मैं ये भी मानता हूं कि हाँ, धार्मिक कारणों से मुस्लिम्स के तरफ से ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से हिंसा होती है। मैं ये भी मानने को तैयार हूं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये मानने को तैयार हूं कि परसेंटेज अगर प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो धार्मिक कारणों से उनकी तरफ से ज्यादा हिंसा होती है। लेकिन एक जैसे नूह की घटना है, नूह में भी यही हुआ कि भाई एक यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर अटैक हुआ, और अब उसमें कई तरह की थ्योरीज है। कुछ लोग का कहना है कि साइबर जो थाना था उसको नष्ट करना था, कई लोग का कहना है कि कोई एक मोनू मानेसर था, उसको आने से रोकना था, कई लोग का कहना है कि ये हाँ, प्योर तो हिंदू मोनू मुस्लिम। मानेसर तो हिंदू एक्टिविस्ट है। हाँ, तो कई लोग का मानना है कि ये प्योर हिंदू मुस्लिम दंगा था, इसका मोनू मानेसर से कोई लेना देना नहीं। मेरा तो ये कहना है कि अगर मोनू मानेसर आ भी रहा था तो मोनू मानेसर को भी इस देश में उतनी ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जितनी सबको है।
तो मोनू मानेसर के आने से रोकना, अगर कोई रोक सकता था तो केवल पुलिस रोक सकती थी, बाकी लोग नहीं रोक सकते थे। बाकी किसी को ये अधिकार नहीं है वो मोनू मानेसर को रोक सके। दूसरा एक और चीज है कि यदि आपको जय श्री राम के नारों से दिक्कत है तो आप उसके बदले में अल्लाह अकबर के नारे लगाइए। क्या कौन रोका है आपको उसके लिए? यदि आपको जय श्री राम, बात का जवाब बात होती है, बात का जवाब पत्थर चलाना, बात का जवाब तलवार चलाना नहीं होता। मैं इस मामले में एकदम क्लियर हूँ और इसलिए मैं इस तरह के दंगों में एकदम क्लियर मानने को तैयार हूँ। और मैं एक कंट्रोवर्शियल बात कह देता हूँ, मेरे ख्याल से इस पर शायद एक रिसर्च होनी चाहिए कि आजादी के बाद से आज तक जितने दंगे हुए उनकी शुरुआत किसने की। ये बड़ा जरूरी है इसको एक बार स्टडी करना कि दंगों की शुरुआत किन पक्षों द्वारा की गई। तो ये एक अत्यंत आवश्यक, क्योंकि देखिए डेटा से मुझे कोई परहेज नहीं है, डेटा जरूर होना चाहिए, क्योंकि डेटा होता है तो उसकी एनालिसिस प्रॉपर होती है और सबको सही जानकारी मिलती है। हम भी एक जो नॉलेजेबल पर्सन है उसकी तरह बोल सकते हैं, आप भी नॉलेजेबल पर्सन की तरह, सभी लोग बोल सकते हैं तब की। और जो झूठ बोलेगा उस समय, चूंकि डेटा पब्लिक डोमेन में रहेगा, सब लोग जानेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो मैं नूह के दंगों में मैं बिल्कुल मानता हूं कि मुस्लिम पक्ष की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन सरकार की एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां साइबर क्राइम के थाने लगे हुए थे, तो इसका मतलब है कि फोन कॉल्स ट्रैक हो रहे थे। नंबर एक बात तो ये कि इसका मतलब एटलीस्ट जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके फोन कॉल्स ट्रैक हो रहे थे। दूसरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि उनके फोन कॉल्स ट्रैक हो रहे थे, और नूह में चूंकि आईएसआई के बारे में भी काफी है कि नूह में आईएसआई का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर आपकी आईबी और आपके एनआईए की भी नजर जरूर थी। उस केस में ये दंगा जो था इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं मिली, ये मेरी समझ में नहीं आता। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से हिंदू पक्ष जो है सरकार को ये कह रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। मैं कह रहा हूं कि मुझे शक है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, मुझे लगता है कि एक्शन फेलियर हुआ। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो साइबर थाने की हम बात कर रहे हैं, वो साइबर थाना मेनली इसलिए था क्योंकि पहले नूह से बहुत सारे साइबर क्राइम हुए हैं जो हम देखते हैं अक्सर कि अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से नंबर, या फिर नौकरी का झांसा देके आजकल लोगों को कि आप ये यूट्यूब पे ये लाइक करिए आपको पैसे मिलेंगे, और इस तरह के जो साइबर क्राइम होते हैं। तो मेनली चूंकि नूह इस समय सेंटर बना हुआ था, इसलिए वहां पे एक साइबर थाना खोला गया था। और अगर हम ये कहें तो वो मेनली इसलिए था कि कहाँ से क्राइम, इस तरह के फ्रॉड के जो केसेस हैं वो देखे जाएं, ना कि वो जनरल विजिलेंस उस वहां पे नहीं चल रही थी, नहीं चल रही होगी, क्योंकि जो इसके दायरे में आ रहा होगा उसी के फोन टैप हो रहे होंगे, जो साइबर क्राइम के शक के दायरे में होगा उसी के फोन टैप हो रहे होंगे। और मेनली भीड़ का मकसद ये था कि भाई इनकी जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, जो फाइल हैं, उसको जला के खत्म कर दिया जाए। आपने दंगे के शुरुआत होने की जो बात कही, तो दंगे जब मंदिर नल्हड़ बाबा मंदिर से जो दंगे शुरू हुए, वो दंगे मंदिर से नहीं, मंदिर के अंदर अभी सारे भक्तजन या हिंदू भीड़ कह लीजिए वो फंसी हुई थी, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। दंगे तो तभी शुरू हो गए थे, पहाड़ियों पर से गोलियां चलना और ये सब करना, उन लोगों को सड़क पे आने ही नहीं दिया जा रहा था। उसी चक्कर में एक कार्यकर्ता भी मारा गया, कई लोग मारे गए, गाड़ियां जिस तरह से फूंक दी गई, जला दी गई, संपत्ति का नाश हुआ, वो आपने देखा है। चलिए 1 मिनट को मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि हो सकता है कहीं किसी जगह पे किसी हिंदू ने दंगा शुरू भी कर दिया हो। नहीं, मैं ये मान ही नहीं रहा हूँ, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि दंगा हिंदुओं ने शुरू किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, जैसे उनके तलवार लहराने से आपको दिक्कत हो गई, जैसे जुलूस वगैरह निकलता है, हिंदू धर्म पटाखा लेके लोग निकलते हैं, तो कई बार जोश में लड़के तलवार उलवार हिलाते हैं, तो आपको उससे दिक्कत हो गई। कई तरह के जुलूसों में निकलती है, हाँ, हिंदुओं तो के साइड से भी और मुसलमानों के साइड से भी। नहीं, एक बार मैंने कहीं किसी मुस्लिम का बयान उसमें पढ़ा था
कि उन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने आके तलवारें हिला रहे थे। तो तलवार लहराने से भी अगर आपको दिक्कत हो गई तो ऐसा तो आप मुझे एक बार कोई रिकॉर्ड दिखाओ जहां पे कि आपको ये लगे कि तलवार भी हिलाया भी और तलवार से आप लोगों पे हमला भी कर दिया, या भीड़ या भीड़ के पास पत्थर और पेट्रोल बम रखे हुए थे, घरों पे फेंकने लगे। कम से कम आप इस बात को जस्टिफाई करो तो हम भी मान ले भाई कि हमारी भीड़ भी दंगे में शामिल थी। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप जय श्री राम बुला रहे हो, आप पूजा के लिए कोई प्रोसेशन निकाल रहे हो, और इस तरह की चीजें, तो मैं ये मानता हूं, भले आप ना माने, मुझे लगता है हो सकता है आपको ये बात ठीक ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीजों में सरकार का इंटरफेयर करना बहुत जरूरी है। कुछ कानून देश को बहुत जरूरी चाहिए जिससे कि कम से कम इन चीजों पे रोक लग सके। हम एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे। अच्छा, जबकि हिंदू आज की डेट में भी हिंदू जवाब देना अभी तक उसको नहीं आया है, ना वो इस तरह की कोई बात करता है। नहीं, भगवान ने करे हिंदू उस तरह के जवाब देने की कोशिश करे, मैं इस बात का लेकिन पक्षधर तब तक कोई सहेगा भाई। आप ये भी तो देखो कि आप जब भी होता है तब भी आप कोई ना कोई दंगा लेके खड़े हो जाते हो। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हिंदू भी इस तरह की बातें करे, मुझे नहीं पसंद है ये। लेकिन ये मैं पर्सनल विचार है, इससे मैं सबको नहीं कहता हूँ कि सब लोग सहमत हो। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम ना काहू से दोस्ती उनसे फिर आवाज चली गई। राइट, मेरे जो वीडियोस आते हैं उनसे राइट विंग भी परेशान होता है, उनसे राइट विंग भी दुखी होता है, लेफ्ट विंग भी दुखी होता है, कांग्रेस वगैरह भी दुखी होते हैं, सभी लोग दुखी होते हैं, मुझे मालूम है। अच्छा, चलिए इसको अब इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। INDIA जो है, जिसको आप इंडिया नहीं कहना चाहते और मैं भी इंडिया नहीं कहना चाहता, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक कलेक्टिव है, उसमें केवल कुछ पार्टियां नहीं है, तो इसलिए मैं उसको इंडिया नहीं कहना चाहता। लेकिन उसमें एक विरोधाभास सा मुझको दिखता है, आपका उस पर राय जानना चाहूंगा। मेरे ख्याल से उसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है केजरीवाल, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक साथ होना। देखिए, आम आदमी जो देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना, उसके कारण जो स्पेस फ्री हो रहा है, आम आदमी पार्टी उसी स्पेस को भरेगी धीरे धीरे, ऐसा माना जा रहा था और ऐसा आम आदमी पार्टी भी मानती है कि कांग्रेस के कारण जो स्पेस फ्री होगी उसको वो धीरे धीरे भरेंगे, क्योंकि नेशनल लेवल पे एक बीजेपी का ऑप्शन चाहिए होगा। और अब ये दोनों एक हो गए, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार होंगे? क्योंकि ये दोनों जो है वही कांग्रेस के स्पेस के लिए लड़ रहे हैं अभी फिलहाल। दोनों में से कोई भी बीजेपी के लिए क्लियर थ्रेट नहीं क्रिएट कर रहा है, दोनों एक दूसरे की स्पेस लेने के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक साथ रहेंगे? क्योंकि मैंने अभी एक फेसबुक पोस्ट डाली थी, मैंने उसमें लिखा भी था कि रायता गुरु का इसमें होना जो है वो इस अलायंस के लिए अच्छा नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए जो हमारे रायता गुरु हैं, तो आपने रायता गुरु, मैं तो ये मानता हूं कि इनसे बड़ा घोटालेबाज, इनसे बड़ा कनिंग आज तक कांग्रेस कह लें या भारतीय राजनीति का परिदृश्य कह लें, इसमें नहीं आया। दूसरी चीज ये है कि इनका जो अलायंस इन्होंने किया, ये सिर्फ एक मौका परस्ती थी। जो दिल्ली का सर्विस बिल आने वाला था, जिसकी वजह से इनको ट्रांसफर पोस्टिंग के जो अधिकार थे वो छीनने वाले थे, इसकी वजह से ये कांग्रेस के पास हाथ पैर जोड़ते हुए पहुंचे थे। और अब तो वो बिल पास हो गया। कल ये क्लियर हो गया कि उनकी ये चली नहीं। तो अमित शाह ने परसों का, आपने पता नहीं संसद का वो सत्र देखा कि नहीं, जब बिल पेश हो रहा था, मैं न्यूज नहीं सुनता। तो अमित शाह नहीं, वो लोकसभा का सीधा प्रसारण था, वो मैं देखता नहीं।
तो अमित शाह ने ये बात वहां पे सबके सामने कह दी थी कि ऐसा है कि गठबंधन को थोड़ा मजबूत बना के रखिएगा, हम्म, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो केजरीवाल आपका दल छोड़ के चले जाएंगे। हम्म, अब हम आते हैं सीटों के बंटवारे। दिल्ली केजरीवाल की है, हम्म, आज की डेट में वो भी मानता है, हम जानते हैं। हम्म, दिल्ली में सीटों का बंटवारा केजरीवाल कभी करने को तैयार नहीं होगा कांग्रेस के साथ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, पंजाब में सीटों का बंटवारा वो कांग्रेस के साथ करने को कभी तैयार नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल, गुजरात, हिमाचल में भी वो अपने का आदमी खड़ा करेगा। अगर कांग्रेस वहां कहेगी कि आप ये सीट छोड़ दो, यहाँ से मैं अपना आदमी खड़ा करना चाहता हूं, तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, चौथी चीज, राहुल गांधी अपने आप में बहुत बड़ा, जिसको आप ये कह लीजिए कि ऐंठू है, हाँ, घमंड से भरा हुआ है, हाँ, हाँ, और मैं तो ये मानता हूं कि वो मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस है उसके अंदर अपनी मूर्खता का, हम्म, वो केजरीवाल को आसपास नहीं आने देगा। अभी मैंने परसों का सीन देखा जिससे में राहुल गांधी कोर्ट से बेल लेके वापस आ रहे थे। इनकी एक प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, जो चैनल पे बैठ के लोगों को बहुत गालियां देती हैं और राहुल गांधी के झंडा खड़ा करती हैं। वो राहुल तो गांधी के गजब है। बॉडीगार्ड्स ने सुप्रिया श्रीनेत को उनके पास नहीं जाने दिया। हम्म, तो जब आप इनकी पार्टी के लोग इनके आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो और केजरीवाल को भी इसके पहले राहुल गांधी से बहुत मिन्नतें और चिरौरी करनी पड़ी थी कि भैया मुझे टाइम दे दो। हम्म, तो राहुल गांधी इनको समझने वाला कुछ नहीं है। वो तो अगर इन्होंने कहा कि मैं गठबंधन छोड़ रहा हूं, तो राहुल कल को क्या जगह छोड़ दो, हाँ, क्योंकि आज की डेट में उसको ये समझ में आ रहा है कि चूंकि मैं अगर वापस आ गया तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो मैं ही हूं। हम्म, और कांग्रेस का भी भाई यही एजेंडा है कि भाई अब मेरा भाई लालू जी ने तो कह युवराज, भी दिया है ना, लालू जी ने कह हाँ भी दिया है कि आप बारात ले आइए, हम बाराती बनेंगे। हाँ, आप देखिए दूल्हा लालू बनिए, जी हम तो इसलिए बाराती कह रहे हैं बनेंगे। क्योंकि लालू जी की तो खुद की कोई अब क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही, उम्र भी नहीं हाँ, रही। हाँ, हाँ, नीतीश कुमार तैयार थे, हम्म, ममता बनर्जी तो शायद मन मन सोच नीतीश रही के होंगी, जो बाकी पता नहीं। नीतीश के लिए तो लालू नहीं मानेंगे, किसी हालत में नहीं मानेंगे। देखिए अभी तो हाथ पैर मिले हुए हैं तो कुछ हाथ कहा नहीं पैर जा मिले सकता। हुए हैं, लेकिन लालू नीतीश को बिल्कुल नहीं पसंद करते। ये लालू का ही दिया हुआ नारा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। बाकी आप कहें तो अखिलेश यादव वगैरह ये लोग हैं, तो इन लोगों का इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा अखिलेश पोर्ट्रेट नहीं है कि अखिलेश को पॉलिटिक्स अखिलेश, नहीं आती। पॉलिटिक्स तो राहुल को भी नहीं आती। राहुल तो खैर, उसको तो कुछ भी नहीं आता। नहीं, राहुल को डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स आती है। नहीं, वो भी उसका दिमाग नहीं चलता। उसमें भी जो फॉरेन फोर्सेस है, जैसे सोरोस वगैरह, हाँ हाँ, उनका दिमाग चलता है, या जो इंडिया के लेफ्टिस्ट है उनका दिमाग चलता है। उनका दिमाग चलता है, सही कह रहे हैं। हाँ, राहुल का दिमाग नहीं चलता। राहुल को लगता है, राहुल ने जैसे किसी को मान लिया कि ये बहुत बुद्धिमान है, तो फिर राहुल उसको अंधों की तरफ फॉलो करने लगता है। ये प्रॉब्लम राहुल के साथ बहुत बड़ी है। राहुल जैसे अभी ये जो इन्होंने पदयात्रा की, उसको ये कांग्रेस वाले मानते हैं कि बहुत सफल है। अगर आप एक तरह से देखें तो सफल ये इसलिए है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर वो 3,000 किलोमीटर से ऊपर पैदल चला, उसमें से कितना वो पैदल चले वो तो एक अलग इशू है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3,000 किलोमीटर से ऊपर चला, तो मैं मानता हूं कि हाँ, एक तरह की सफलता है ये। लेकिन इस पदयात्रा से जिस तरह का आंदोलन वो खड़ा करना चाह रहे थे, वो कहीं नहीं खड़ा हुआ। उस तरह का आंदोलन कहीं नहीं खड़ा हुआ जिस तरह का आंदोलन ये खड़ा करना चाह रहे थे। असल में पदयात्रा के बाद ये लोग कर्नाटका जीत गए, हाँ, तो थोड़ा सा कर्नाटक कॉन्फिडेंस कर्नाटक ये बढ़ जीते गया। नहीं है, बीजेपी हारी है। वो अपना आप जो भी कहिए, अभी फिलहाल तो वो यही कह रहे हैं कि भाई अब बीजेपी धीरे धीरे इसी तरह पूरे प्रदेश से साफ हो जाएगी। तो ये तो 19 के लोग, पहले भी हुआ था। 19 के पहले हाँ, बीजेपी मध्य प्रदेश हारी थी, और मेरे ख्याल से राजस्थान हारी थी। ये कई प्रदेश बीजेपी हारी थी 19 के पहले भी।
बीजेपी का तो ये तरीका है, देखिए मुझे तो लगता है कि ये बीजेपी का तरीका है, कुछ प्रदेश हार के वो अपने वोटर्स को सावधान करती है कि अगर तुम सावधान नहीं हुए तो हम हार जाएंगे, सेंटर भी हार जाएंगे, जिससे कि उनका वोटर ज्यादा से ज्यादा निकल के वोट करे। ये मेरा मानना है, क्योंकि उनको ये तो पता ही है कि अमित शाह बाद में तो सरकार बनवा ही लेंगे, जैसे महाराष्ट्र में बना लिए, मध्य प्रदेश में बना लिए, राजस्थान भी करीब करीब लग रहा था कि बन जाएगा, वो तो आखिरी समय में सचिन पायलट के हाथ पैर फूल गए, तो एक अलग बात है। क्या ख्याल है आपका? नहीं है, हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ भी जायज है। नहीं और जायज है, ये बिल्कुल, मैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं मानता। और दूसरी चीज ये है कि भाई आप ये भी तो नहीं कह सकते ना, आखिर मोदी भी तो अगर सीट पे आए हैं तो पॉलिटिक्स करने ही आए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई धर्म सेवा करने तो चलाने तो आए नहीं है। नहीं नहीं, धर्म धर्म ही करने आए हैं, लेकिन वो वाला धर्म जिसको हम अपने कल्चरली समझते हैं, जो धर्म है, मतलब अपने हाँ। कर्तव्यों का पालन कर। और भाई और अभी ऑब्वियस सी बात है, देखिए मेरा एक चीज मानना है कि पॉलिटिक्स में जीतना क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके पास कितने भी अच्छे विचार हो, अगर आप जीत के सरकार नहीं बनाएंगे तो वो बेकार। विचार जो है गुड फॉर नथिंग है ना। वो वैसे ही है जैसे मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं तो मैं चाहे कितने भी अच्छे विचार रखता हूं, मेरे विचारों का कोई अर्थ नहीं है कि नहीं। तो वो उसी तरह से यदि मोदी जीत के नहीं आते तो उनके देश के प्रति कितने भी अच्छे विचार हो, कितने भी अच्छे भाव हो, उनका कोई अर्थ नहीं बनता। तो इसलिए उनका जीतना, इसलिए मैं पॉलिटिक्स को कभी भी बुरा नहीं मानता। जब तक पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स चाहे जैसे चले, मुझे तो पॉलिटिक्स में गाली गलौज भी बुरी नहीं लगती। यदि आपको लगता है गाली गलौज करनी है तो करो, आपकी मर्जी है। जिसको ज्यादा गाली देनी आएगी वो गाली दे लेगा ज्यादा। क्या ख्याल है आपका? हाँ नहीं, ठीक है, गाली गलौज। मैं तो ये भी जानता हूँ कि जो प्रवक्ता है या कह लीजिए कार्यकर्ता कह लीजिए, टीवी के पैनल्स पे बैठ के एक दूसरे से झगड़ते हैं, वो जब वो तो स्टूडियो टीआरपी से है। बाहर निकलते होंगे तो एक दूसरे से गले मिलके और हाथ मिला के ही जाते होंगे। हाँ हाँ, वो चाय पीते हैं एक साथ बैठ के, चाय समोसा होता साथ है। में बैठ के चाय नाश्ता भी होता होगा। हाँ 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 हाँ, वो होता है। तो, हाँ। तो वो देखिए, एक ट्रेड के लोग हैं, हम्म। आइडियोलॉजी का फर्क है कि हमारा ये है तुम्हारा वो है। और आज की तारीख में तो किसी को ये नहीं पता कल कौन किधर रहेगा। हाँ, बस ये है कि बाकी जो विपक्ष में INDIA खड़ा है, हम्म। इसके पास देखिए पॉलिटिक्स में और कुछ हो ना हो, लंबी सत्ता के लिए कैरेक्टर बहुत जरूरी होता है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो बना है इनमें से किसी के पास कैरेक्टर नाम की कोई। मुझे मुझे नहीं लगता कि, देखिए कैरेक्टर वगैरह की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी प्रॉपर पॉलिटिक्स कर रहा है। जो जैसे पहले पॉलिटिक्स में लोग हुआ करते थे, मुलायम जी थे या लालू जी थे, इस तरह के लोग, या नीतीश अभी हैं, लालू अब तो उतना एक्टिव नहीं है, नीतीश है अभी। ये लोग जमीन से उठे हुए लोग हैं, ये आम जनता की क्या जरूरतें हैं, क्या वो पूरा करें न करें जानते हैं उनको, है ना। वो पूरा करें न करें जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि जनता क्या सुनना पसंद करती है क्या नहीं। अब राहुल है, अखिलेश है या तेजस्वी है, इन लोगों को केवल वही पता है, क्योंकि ये आम जनता से कभी नहीं मिले हैं। इनको केवल यही पता है जो उनके चमचे या उनके चारों तरफ की कोठरी उनको बताती है कि जनता ये चाहती है, और जो उनकी कोठरी है उनमें से भी कोई कभी आम जनता से नहीं मिला है। उनमें से भी कोई कभी आम जनता, क्योंकि वो सब एलीट क्लास के लोग हैं, उनमें से भी किसी को नहीं पता कि ये जो रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है इसकी सबसे पहली जरूरत क्या है, ये उनको नहीं पता। इसीलिए मोदी जी कई मामलों में इनसे बेहतर है, क्योंकि मोदी जी इन इन रिक्शे वालों से, जो जब उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी तो वो शायद इन्हीं के लेवल पे थे, वो जानते हैं कि ये अंदर से क्या चाहते हैं। इसीलिए अमित शाह और हाँ, मोदी, वो क्योंकि अक्सर ये, मिल हाँ ये नहीं, अभी नहीं मिलने की बात है, ये उन्हीं के बीच पले बढ़े हैं। हाँ, तो उनसे बेहतर कौन जानेगा। जैसे लालू यादव थे या मुलायम थे, वो उन्हीं के बीच पले बढ़े थे, तो वो उनको जानते थे। ये अलग बात है कि उन्होंने उनके लिए उतना नहीं किया जितना उनको करना
तो इन लोगों के साथ जैसे या मायावती जी थी, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि ये जानते थे, लेकिन ये पॉलिटिक्स में जब सत्ता आती है ना तो कहते हैं ना, जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं कहूँ जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। तो इन लोगों के अंदर मद आ गया और ये भूल हाँ। गए कि ये किनके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इनकी जो अगली पीढ़ी है वो एकाएक आई और पार्टी का नेता बन गई, उसको उसके पहले पॉलिटिक्स का कोई भी एक्सपोजर नहीं था, जो रियल पॉलिटिक्स होती है। तो आपका क्या कहना है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि हैं उसमें लोग, लेकिन अच्छा पॉलिटिशियन आज की तारीख में एक नीतीश को छोड़ के INDIA में कोई नहीं है, और TRS वाले भी देखिए इसमें शायद नहीं जुड़ रहे हैं। तो क्या ख्याल है? देखिए जिनका नाम आप ले रहे हो, जितने भी लोग हैं, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, या फिर अखिलेश का पूरा खानदान पकड़ लीजिए, ये सब लोग बॉर्न विद द सिल्वर स्पून है। इन बाप ने करके दे दिया, सिंहासन जमा लिया, पूरा बैकग्राउंड जमा कर दिया है। अब आप उसको आगे चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसको आगे चलाना कैसे। आपको याद होगा अखिलेश यादव जब वापस आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने एक साइकिल रैली की थी, अपने कार्यकर्ताओं को लेके पूरे प्रदेश में जगह जगह साइकिल से गए थे। और तब लोगों को शायद लगा कि एक युवा नेता आया है जो जनता से जुड़ना चाह रहा है। और इसी वजह से वहां पे वो उस साल उनका बम्पर जीत हुई, जिस साल उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया। लेकिन वही वाली बात जो आपने अभी कही कि सत्ता पाने के बाद आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। सत्ता पाने के बाद इनका दिमाग ऐसा चला कि इन्होंने अपने पिता तक को नहीं समझा कुछ। और एक ही तरफ इनका ध्यान, एक ही ध्रुवीकरण में लगे रहे, तुष्टीकरण में लगे रहे। इनको लगा कि सिर्फ यही मेजॉरिटी है जो हमको वोट दे के हर साल जिताएगी। बाद में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए और दूसरा टर्म के लिए फिर से लड़ने आए, तो ये अपने आप को पुजारी और भगवान का भक्त और हिंदुओं का ये सब मंदिर मंदिर घूमना, ये सब इन्होंने साबित करना शुरू किया। लेकिन उससे जनता समझ चुकी थी। देखिए आज की जनता को इतना तो पता है कि ये लोग एक आवरण ओढ़ के आ रहे हैं, अंदर ही इनके कुछ और है। तो जनता उसी में से, जैसे मैंने शुरू में ही आपको कहा कि अंधे में काना राज। हाँ, वो तो है। तो जनता ये सोच लेती है कि यार ये हम बिल्कुल बर्बाद है। तो कोबरा सांप के सामने फन फैलाए बैठा है, तो उसके सामने हाथ करने से अच्छा है कि मैं अजगर के सामने बैठ जाऊं। अजगर तो कम जहरीला नहीं है, उससे भाग के बच भी लेंगे। कोबरा तो डसेगा तो साला पानी भी नहीं मांग पाएंगे हम तो जनता अब थोड़ा बहुत ये समझती है। हाँ, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अडामेंट रहते हैं कि नहीं भैया, अखिलेश भैया को ही हमारे भैया हैं, उन्हीं को वोट देना है। नहीं, हर पार्टी के कुछ ऐसे वोटर तो होते ही हैं, ऐसे समर्थक। हर पार्टी के ऐसे वोट नहीं होता क्या ना, अखिलेश भैया का अगर आप देखेंगे तो 80% 90% जो यादव समाज है, वो सिर्फ ये देखता है कि अखिलेश भैया है। उसको अखिलेश भैया ने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं। अगर हम ये पूछने जाएं कि 5 साल में अखिलेश भैया ने अहीरों के उत्थान के लिए क्या किया, वो जवाब शायद उनके पास नहीं हो। वो सिर्फ भीड़ जुटाने, रैली
और जय जयकार करने के काम आते हैं। युवा लड़के जो कुछ हैं वो लोग अपना फायदा समय भी खराब उठाते करते हैं, हैं। कुछ लोग हाँ, फायदा भी कुछ लोग उठाते हैं भाई उसका। देखिए, जो हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है, कुछ जो चालाक होंगे वो हाँ अपना हाँ फायदा उठा लेंगे। हाँ हाँ। लेकिन तो मेजॉरिटी अच्छा ऐसी होती चलिए, है जो हाँ जो हाँ बोलिए। भटक जाती। अच्छा अब आप एक सवाल बताइए, 2024 के इलेक्शन में क्या होगा? देखिए, 2024 के इलेक्शन में अपनी तरफ से हर पार्टी तैयारी कर रही है। अगर देखा जाए तो INDIA भी इसीलिए बना है। हालांकि उसमें बहुत सारे अभी पेंच हैं। नहीं, अभी उसमें एक जो सबसे बड़ा पेच, उसमें जो एक सबसे बड़ा पेच मुझे नजर आता है, ऐसा है कि अलायंस आपका कोई भी हो, जब आप किसी विधान लोकसभा से चुनाव लड़ रहे होते हैं तो आप अपनी पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ रहे होते हैं। जैसे एनडीए का अलायंस है, लेकिन बीजेपी जहां से चुनाव लड़ती है वो एनडीए के नाम पे नहीं लड़ती, वो बीजेपी के नाम हाँ, पे चुनाव बीजेपी। लड़ती है ना। ठीक है, वोट शिफ्टिंग थोड़ी बहुत अलायंस के नाम पे होती है, लेकिन चुनाव जो होता है वो पार्टी के नाम पे होता है। इसी तरह से INDIA भले है, लेकिन यदि कांग्रेस कहीं से चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के नाम पे लड़ेगी। और ये शायद एक बार बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी चीज है मेरे विचार से, क्योंकि ये एक तरह से टू पार्टी सिस्टम की तरह होने जा रहा है। अगर ऐसा टू पार्टी सिस्टम तरह का हो गया तो हो सकता है बीजेपी जो 50% का मार्क है उसको क्रॉस कर जाए, एनडीए एज सच। क्या ख्याल है आपका? आप सही कह रहे हो, लगता पार्टी के नाम से ही लड़ा जाता है। जैसे हम एनडीए के बारे में भी जाने तो उसमें कई ग्रुप हैं जो समय समय पे साथ आते हैं इनके साथ चुनाव के लिए और सीटें बांटते हैं। हम्म, तो वहां जो छोटे मोटे दल होंगे वो भले नाम उनका पोस्टर पे रहता है, लेकिन बीजेपी लोग, वो बीजेपी के अलायंस से ये लोग जानते हैं। एनडीए अगर लिखा हुआ है तो लोग समझ जाते हैं कि बीजेपी का अलायंस। हम्म, इसी तरह से INDIA का होगा कि कोई छोटी मोटी दलीय पार्टी है अगर वो लड़ रही है तो INDIA लिखा रहेगा तो पब्लिक समझ जाएगी भाई ये गठबंधन वाले हैं। हम्म, मुझे जो इसमें सबसे बड़ा पेच लगता है हम्म, कि कांग्रेस के पास एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है हम्म, जो वो समझते हैं। हम्म, अगर बाई चांस हम ये मान लें कि 24 में मोदी जी हार गए और इनके केंद्र में सरकार बनने वाली है, हम्म, तो क्या आपको लगता है कि राहुल के फेस पे या किसी, राहुल का फेस कह लीजिए या किसी पार्टी के किसी और लीडर का फेस कह लीजिए, ये एकमत हो जाएंगे? देखिए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, किसी भी नाम पे लोग जो है एक मत हो सकते हैं। मैं इस पे, जब मनमोहन सिंह के नाम पे 2004 में एक मत हो सकते हैं, जो कि मनमोहन सिंह तो जिनके फिर भी लड़ने आदमी जिनको, था, वो तो बाद में क्या निकला वो तो अलग नहीं बात है। नहीं, लड़ने की बात अलग है, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं थे। इनको 91 के लिबरलाइजेशन के लिए कम्युनिस्ट पानी पी पी के कोसा करते थे, या समाजवादी पानी पी पी के कोसा करते थे। लेकिन उसी उसी मनमोहन सिंह को जब सोनिया ने बनाया तो, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जैसे मैंने कहा, तो वैसे ही जो है एक साथ होने पे, तो मतलब जब ऐसी स्थिति होगी कि मोदी को दूर रखना है तो किसी भी नाम पे सहमति बन सकती है। तो उसका लेकिन दूसरा मुझे एक नहीं और पेच लगता भी कि, तो है हाँ हाँ, कि मनमोहन कांग्रेस के ही थे और इसलिए उनको एज अ रोबोट इस्तेमाल किया गया। हम्म, अब अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि सबने एक मत होके ममता बनर्जी या किसी और, नीतीश कुमार ही फॉर 1 सेकेंड हम मान लें नीतीश कुमार को बना लिया, तो क्या वो सबके कहे हिसाब से रोबोट बन के काम करने को तैयार होंगे? 6 महीने बाद मालूम पड़ा कि आपको प्रधानमंत्री का काम ठीक नहीं लग रहा, तो आपने कहा कि यार प्रधानमंत्री हमारे दल का बना दीजिए, नहीं तो मैं टांग खींच दूंगा, सरकार गिरा दूंगा। हाँ, तो ये सरकार की अस्थिरता को ही तो दर्शाएगा। नहीं, सरकार अस्थिर तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार हम बीजेपी अस्थिर के होगी, और परिप्रेक्ष्य सबसे में बड़ी बात बात करें, यह है कि मुझे नहीं लगता,
मुझे नहीं लगता कि 2024 में बीजेपी को हराना अभी फिलहाल आज की सिचुएशन में संभव है। अगर ये सिचुएशन जैसी आज है उस यही सिचुएशन रही तो बीजेपी हो सकता है कुछ सीटें कम हो जाए मेरे ख्याल से, लेकिन तभी भी बीजेपी 290 में खुद ही पार कर जाएगी, मेरा ये मानना है। आपका क्या कहना है? हाँ, आप हो सकता है आपकी बात अपनी जगह सही है। मुझे भी लग रहा है कि इस बार बीजेपी कुछ प्रदेश में हो सकता है कि बैकड्रॉ हो जाए, बैकड्रॉ हो जाए, लेकिन बाकी जगह पे उसको एज ए मेजॉरिटी प्रूफ करके आना ही चाहिए। इस बार आने के आसार भी हैं। बात यह है कि देखिए बीजेपी है या फिर उसके अलायंस है, बीजेपी के पास भी 36 पार्टियों का अलायंस है, लेकिन हर जगह प्राइम मिनिस्टर का चेहरा एक ही नहीं, एक्चुअली उसमें एक और बात है। देखिए, कोई भी अलायंस हो उसमें एक एंकर होना चाहिए। जैसे 2004 के अलायंस में कांग्रेस के पास 200 के करीब सीटें थी, तो वो एक एंकर पार्टी थी और बाकी छोटी छोटी पार्टियां उससे जुड़ गई। आपको पता है कौन एंकर है तो लीडर कौन होगा आपको क्लियर पता है। बीजेपी एनडीए के साथ भी यही है कि बीजेपी के पास चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए बीजेपी एंकर पार्टी है। इसी के चारों तरफ बाकी छोटी छोटी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। आईएनडीए के साथ प्रॉब्लम यह है कि वहां एंकर कौन होगा, सबसे पहला सवाल तो यही है। वेस्ट बंगाल में, और मान लीजिए कांग्रेस 40 पाती है तो क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को एंकर मानने को तैयार होंगी? सवाल ये अपने आप में बहुत बड़ा है। देखिए पश्चिम बंगाल में तो ममता इनको कुछ नहीं देने वाली। नहीं, पश्चिम बंगाल में देंगी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल मान लीजिए वो 30 पाती है और कांग्रेस मान लीजिए 45 पाती है, तो क्या ममता बनर्जी इनको एंकर मानने को तैयार होंगी? मेन इशू ये, यानी लीडर ऑफ द पैक मानने को तैयार होंगी? यही सब लड़ाइयां तो अभी हैं, बाकी हैं, जिसके बारे में हर आदमी कह रहा है कि आपने गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन इस गठबंधन में कितनी गांठें अभी खुलनी बाकी हैं। सबसे पहली गांठ तो केजरीवाल की खुलेगी, आप देख लीजिए। अब वो तो खुलेगी, वो तो मैं मानता हूँ। केजरीवाल अपने आप को इसीलिए इस जगह लाया था कि भाई ये लोग मेरा समर्थन करेंगे तो बिल जो है वो पारित नहीं होगा, क्योंकि खुद उसके पास तो नंबर नहीं थे रोकने वाले। उसने सोचा इन लोगों के बल पे करवा देंगे शायद, लेकिन उसकी वो मंशा पूरी नहीं हुई, तो अब वो गठबंधन के चक्कर में पड़ेगा नहीं। उसको लग रहा है ना कि मैं दिल्ली अकेले मैं जीत रहा हूँ, पंजाब अकेले जीत रहा हूं। पंजाब मैंने अकेले निकाल ही लिया है, मैं क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़ूं। वो तो मैं नहीं वो तो बनेंगे बात सही है। प्रधानमंत्री, हाँ कहीं के मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। भाई आज भी पंजाब का होल सर्वे सर्वा तो वही है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल, पंजाब का सर्वे सर्वा वही है। जो ये एक चौथाई मुख्यमंत्री तो है आपके भगवंत मान, 3/4 तो एक केजरीवाल ही है। चौथाई भी नहीं है, ये रबड़ के गुड्डा है, जैसे ये मनमोहन सिंह थे। हाँ हाँ, वही मान लीजिए। अच्छा चलिए, अब एक सवाल क्योंकि अब करीब 1 घंटा हो गया है, इस बातचीत को फिर दोबारा कभी करेंगे। क्योंकि और भी बहुत से इशू हैं जिन पे अभी हम नहीं आए, जैसे मोदी की कमियां हैं, उस इशू पे अभी हम नहीं आए हैं। जी। मोदी की क्या कमियां हैं, एक नेशनलिस्ट क्या सोचता है कि मोदी की क्या कमियां हैं, मैं इसके बारे में भी आपसे पूछूंगा, लेकिन वो कभी अगली बार। लेकिन आज एक सवाल जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं 24 में बनारस से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूं, आपका क्या ख्याल है? आप लड़ सकते हैं, कोई भी स्वतंत्र नागरिक लड़ सकता है। आप मेरा समर्थन करेंगे कि नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है अगर मैं साफ साफ जवाब दूं तो मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा। हाँ नहीं, वो तो मेरे घर वाले भी सब साफ साफ कहते हैं कि नहीं देंगे मेरा साथ। तो मुझे ये सुनने, लेकिन मैं चुनाव के लड़ूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि 100 वोट भी शायद ही मुश्किल से मिले, वो एक अलग नहीं, इशू है। अगर आपको मान लीजिए मेजॉरिटी की वोट मिल भी जाए, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बनारस से सांसद होने के बाद आपका पहला कर्तव्य क्या होगा, क्या करेंगे आप?
बनारस से देखिए, मेरा इशू ये है, मेरा कहना ये है कि संसद में कुछ बेसिक विषय हैं जिनको उठाने की बहुत जरूरत है। वो बनारस से संबंधित भी हैं और देश से संबंधित भी हैं। जैसे मेरा कुछ विषयों पे बड़ा अलग तरह का विचार है। जैसे अभी मैंने आपको यूसीसी पे बताया, जैसे अगर आप मेरा इसी चैनल पे वीडियो देखेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल पे, जैसे अभी आपने पॉपुलेशन की बात की, मेरा ये मानना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज एन नो इशू। हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। उसके पीछे मेरे अपने लॉजिक हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोगों की संसद में जरूरत है जो इश्यूज को उठाएं। हालांकि ऐसा होता है कि चूंकि संसद में संख्या बल के हिसाब से समय मिलता है, इसलिए बाकी लोगों को समय कम मिलता है, लेकिन ऐसे इश्यूज उठने चाहिए संसद में जो थोड़े से लॉजिकल इश्यूज हो। कई बार हम इलॉजिकल इश्यूज पे ज्यादा जोर देने लगते हैं, या इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हमारे ज्यादा हो जाते हैं। जैसे आपको पता है, मैं हर बार अपने फेसबुक पे लिखता हूं कि किसी भी डिबेट में तथ्य, तर्क और तरीका तीनों पे ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं? आपके पास तथ्य भी होने चाहिए, आपके पास उन तथ्यों से संबंधित तर्क होने चाहिए, और आपको अपनी बात कहने का तरीका होना चाहिए। अब जैसे मोदी जी हैं, इनके साथ समस्या क्या है कि इनकी कुछ पॉलिसीज हैं जो मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन विपक्ष जो है जिस तरह से उसका विरोध करता है, मुझे वो भी नहीं समझ में आता। विपक्ष का विरोध का तरीका भी नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि मोदी जी को चोर कहना, मोदी जी को सांप्रदायिक कहना, या भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, ये सब बातें कहना, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी की पॉलिसीज में कमी निकालना और जनता को बताना कि इनकी पॉलिसीज में ये कमी है। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मिनिमम गवर्नमेंट की बात। जैसे व्यापार हमारे यहाँ आगे न बढ़ पाने के का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में शायद करीब 24,133 तरीके के कानून है जिनसे एक व्यापारी को, कानूनी प्रावधान है जिनसे एक व्यापारी को जेल में भेजा जा सकता है, और करीब 69,200 कुछ तरीके के प्रावधान है जो कंप्लायंस से रिलेटेड है। इसके कारण भारत में व्यापार बहुत मुश्किल है, और भारत को एक दो अडानी अंबानी नहीं, भारत को शायद सैकड़ों की संख्या में अडानी अंबानी चाहिए अगर लो इनकम ग्रुप कंट्री से हाई इनकम ग्रुप कंट्री में जाना है। और अडानी अंबानी की संख्या बढ़ाने का एक ही तरीका है कि भारत में जो ये कंप्लायंसेस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, इनको कम करिए। मोदी जी अभी पिछले 9 साल में इस डायरेक्शन में कहीं आगे नहीं बढ़ते दिखे, बल्कि मेरे ख्याल से कंप्लायंसेस और रेगुलेशंस बढ़ गए। तो इन इश्यूज को जनता के बीच में ले जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कितने लोग समझेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये ऐसे इश्यूज हैं जिनको जनता के बीच में ले जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? तो इसके लिए आप वहां पे संसद में रिप्रेजेंट करने के लिए बनारस से खड़ा होना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं आप। कुछ इस तरह के इश्यूज जो हैं वो वहां पे रेस तो होने चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट के सामने अगर आप ये इश्यूज रेज भी करते हैं तो प्रधानमंत्री तो हर सत्र में आते नहीं। आप वो काम अभी भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो इसीलिए मैंने ये चैनल अपना लॉन्च किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी ये बातें, वैसे तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, चैनल से ही लोगों तक पहुंचाए जाए कम से कम। नहीं, और भी तरीके हैं। हाँ। एक पिटीशन फाइल करिए, हम्म। पीएमओ को लेटर लिखिए, लगातार लिखिए, जब तक जवाब ना आए तब तक लिखिए। लिखने के बारे में मेरी एक समस्या जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मैं पढ़ा बहुत हूँ, लिखा बहुत कम हूँ। हाँ, तो मतलब ये सब भी एक तरीके हैं कि तो आप, लिखता हूँ, भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लिखता हूँ तो मेरी चेन ऑफ थॉट टूट जाती है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। हाँ, बोलना मुझे ज्यादा आसान लगता है। और मेरे लिए बोलना ही मुश्किल है। हाँ, तो चलिए ठीक है, फिर कभी इस सेशन को एंड किया जाए। हाँ, फिर कभी
हाँ फिर आपसे ये क्या कहते हैं, अगली बार हम लोग और दूसरे ज्वलंत सवाल लेके फिर से हाँ आएंगे। हाँ 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 और मैं इस बार आपके लिए भी कुछ ज्वलंत सवाल तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार आपसे भी जो है वो कुछ जलते उल्टा हुए करिए, सवाल पूछे जाएं। अगली बार आप जलते हुए सवाल पूछिए। चलिए बिल्कुल ठीक है, हाँ अगली बार हम लोग ऐसा करते हैं। नहीं, ये अब एक प्रॉपर चीज, जो 1-to-1 डिस्कशन है ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, अब एक चीज आप कह दीजिए कि इस चैनल को लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ये आप मुझे भेज दीजिए, इसको मैं अपने हर जगह भेजता हूँ। नहीं नहीं, वो तो और ठीक है। सबसे अभी तो दर्शकों से कह दीजिए कि भाई इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा और अच्छा, शेयर कर दीजिए। हाँ भाई देखिए, हम लोगों ने, मैंने और विनय भैया ने मिलके अपने अपने विचार रखे। उम्मीद है कि आपको हमारे विचार, आप सहमत हो ना सहमत हो, हाँ लेकिन फिर हाँ भी आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा। और हम्म, अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। और इस चैनल को यदि आप कोई अभी जब इसको एडिट करेंगे तो इस पे डाल देंगे यूपीआई नंबर। अगर आप सहयोग करना चाहते हो तो उस यूपीआई नंबर पे आप सहयोग भी कर सकते सहयोग कर हैं। सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।